Hey everyone, this is चांदनी दिनानी welcoming you to Magnet Brains। और अब हम स्टार्ट करने वाले हैं द न्यू टॉपिक ऑफ आवर राइटिंग स्किल्स, जो कि है एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ सबसे ज़्यादा अगर आप किसी टॉपिक की डिमांड करते हो तो वो यही है कि मैम एनालिटिकल पैराग्राफ कब बिगिन होने वाला है, राइट? क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले राइटिंग स्किल्स में क्वेश्चंस आते थे, लाइक आपको कुछ आउटलाइन दे दी जाती थी और आपको बोलते थे कि इस पे कोई स्टोरी लिखिए या कोई इस पे पैराग्राफ लिखिए, राइट? बट अब इन सब चीज़ों को रिप्लेस कर दिया है किसने? एनालिटिकल पैराग्राफ ने। अब एनालिटिकल पैराग्राफ जब आप देखते हो तो आपको लगता है अरे बाप रे बहुत ज़्यादा टफ है, किस तरीके से लिखना है। बट टू बी ऑनेस्ट, एनालिटिकल पैराग्राफ आपको 2 टाइप्स में आने वाला है। तो जो फर्स्ट टाइप है ना, इसमें आपको बहुत सारे डेटा वगैरह दे देंगे, स्टैटिस्टिक्स दे देंगे, फैक्ट्स दे देंगे और उसको आपको देखकर बस उन डेटा को एक लैंग्वेज में लिखना है। तो वो फिर भी इजी हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस कर लो कुछ क्वेश्चंस की तो। बट जो सेकेंड टाइप होता है ना, इसमें आपको कुछ लाइन्स गिवन होती हैं और आपको क्या करना होता है, उस टॉपिक को इलैबोरेट करना पड़ता है, उस लाइंस पे अपने खुद के व्यूज रखने पड़ते हैं। तो ये कह सकते हो कि ये सॉर्ट ऑफ ऐसे हो जाता है, आप बोल सकते हो एनालिटिकल ऐसे, ठीक है। और इस पे आपको क्या करना होता है, जो भी आपको लाइंस गिवन है उसको पढ़कर आपको एनालाइज करना पड़ता है कि भाई मेरे सोच क्या है, इस पे मेरे व्यूज क्या हैं, और फिर आप अपने व्यूज को एक प्रॉपर पैराग्राफ में रखकर उसे एक बोल सकते हो राइटिंग पीस आप सर्व कर देते हो, ठीक है। बट जो फर्स्ट टाइप है, यानी जहां आपको फैक्ट्स गिवन होते हैं, स्टैटिस्टिक्स गिवन होते हैं, तो इन टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ्स जो होते हैं ये फिर भी ईजी होते हैं बिकॉज यू आर गिवन एवरीथिंग। इट्स जस्ट दैट आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज में उसे इलैबोरेट करना होता है। क्लियर? तो बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है भाई, आपको कुछ ऐसा गिवन होगा जिसे आपको एनालाइज करना है, आपको अपना लॉजिक यूज करना है, अपना ब्रेन यूज करना है और आपको देखना है कि अच्छा ठीक है क्या हो रहा है भाई। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 2016 और 2017 में मैं कुछ डेटा दे रही हूँ, ठीक है, रिगार्डिंग हम बोल सकते हैं जंक फूड कंजम्पशन। क्लियर? अब मैं यहां पर एक ग्राफ प्लॉट कर देती हूं जहां पे मैंने यहां डाल दिया है कि भाई ये परसेंटेज है, 10, 20, 30, 40, ये परसेंटेज है, ठीक है। और यहां पर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ पीपल लिख देते हैं। क्लियर? सेम यहां पर नंबर ऑफ पीपल 10, 20, 30, 40 और यहां आपके परसेंटेज की मतलब कितने परसेंटेज जो है जंक फूड कंजम्पशन हुआ है। क्लियर? अब यहां अगर मैं बोलूं तो मैंने पहले यहां पर एक लाइन ड्रॉ की, फिर मैंने इस तरीके से करके और ये बना दिया, ठीक है। फिर मैंने यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी। अब आपको अगर बोल दें कि भाई ये 2016 और ये 2017 का जंक फूड कंजम्पशन ग्राफ है, एक कंपैरिजन गिवन है और आपको ये बता दिया गया है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल है और यहाँ पर परसेंटेज कंजम्पशन है किसका, जंक फूड का, सेम दोनों ग्राफ्स के लिए। क्लियर? और आपको बोल दिया गया है कि भाई इस पे एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखिए। क्या करना पड़ेगा आपको सबसे पहले तो ये पूरे जो ग्राफ्स है ना उनको समझना पड़ेगा। कैसे? आपको दिख रहा होगा कि भाई यहाँ जहाँ पे 10% की बात हो रही है तो यहाँ कहीं पे अगर हम बोले तो ये है हमारा पहला पॉइंट, राइट? तो हम क्या बोल देंगे कि ये 10% कंजम्पशन था जंक फूड का ओवरऑल, कितने, यानी 10 लोग रोज 10% कंजम्पशन करते थे जंक फूड का, ठीक है। ये नंबर ऑफ पीपल 10, इनफैक्ट आई शुड से यहाँ 15 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो 15 के अराउंड लोग जो है पर डे, या फिर आप जितना जो भी दिया हो परसेंटेज कंजम्पशन पर डे दिया है, पर मंथ दिया है, फॉर एग्जांपल हम बोल देते हैं पर डे दिया है, ठीक है। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि 10% जंक फूड कंजम्पशन होता है फॉर 15 पीपल पर डे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ आ जाएगा कि पहला पॉइंट है। यहां वही चीज देखो तो आप बोलोगे कि कितना 10% कंजम्पशन जो है जंक फूड का पर डे वो सिर्फ 10 लोगों के लिए होता है, यानी यहाँ 5 लोग ज्यादा थे, अब जंक फूड कंजम्पशन क्या हो गया, कम हो गया, राइट? किसके लिए? फॉर द ईयर 2017, पहले 10 लोगों के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि भाई आपको जो ग्राफ दिया हुआ है आपको इन दोनों को कंपेयर करना है कि क्या है ये ग्राफ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये ग्राफ के बारे में हम क्या जानते हैं, क्या दिख रहा है हमको। तो वो तो क्वेश्चन में आधा गिवन होता है क्या, कि वी हैव बीन गिवन 2 ग्राफ्स, ठीक है, स्टेटिंग द परसेंटेज जंक फूड कंजम्पशन फॉर द ईयर 2016 एंड 2017, ठीक है। तो ये तो बेसिक इंट्रो है जो आपको देख के क्लियर हो रहा है।
फिर नेक्स्ट क्या है आपका काम, आपको कंपेयर करना पड़ेगा, राइट, कि हो क्या रहा है, यानी पहले 10% के लिए क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख दें कि यहाँ हमने मंथ्स भी दे दिए कि पहली जो बात है वो जनवरी मंथ की है, फिर जो बात है वो फरवरी मंथ की है, ऐसा बोल लेते हैं, तो हम जो है कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2016 जंक फूड कंजम्पशन वाज मोर और हायर देन द जंक फूड कंजम्पशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ ईयर 2017, राइट, कंपेयर कर रहे हो तो फिर आप इसी तरीके से बाकी पॉइंट्स कर सकते हो कंपेयर। फाइनली आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि पहले क्या हुआ, 2016 में बहुत ज्यादा जंक फूड कंजम्पशन था, फिर धीरे धीरे कम होने लगा, बट 2017 में पहले जंक फूड कंजम्पशन कम था, फिर धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया और कम नहीं हुआ फॉर द फुल ईयर, राइट। तो इस तरीके से जो आप एनालाइज करते हो, देखकर आप क्या बोल सकते हो, एक परखते हो चीज को कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, तो उस चीज को हम बोल देते हैं कि भाई आपने एनालिसिस करके पैराग्राफ्स लिखे हैं, तो दैट्स व्हाई इट इज एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? तो एक बेसिक आउटलाइन समझ आ गई है, डन। चलिए, तो इस वीडियो के लिए हम पूरा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि भाई एनालिटिकल पैराग्राफ है क्या, किस तरीके से हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं, कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं पैराग्राफ, हर एक पार्ट में आपको किस किस पॉइंट का ध्यान रखने की जरूरत है, और वो टिप्स क्या है जिससे आप एनालिटिकल पैराग्राफ को इंप्रूव कर सकते हो। क्लियर? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं with what do we actually mean by a analytical paragraph। तो अगर ध्यान से देखें तो एनालिटिकल पैराग्राफ को समझने के लिए दोनों वर्ड्स को समझ लो कि एनालिटिकल मतलब क्या है, पैराग्राफ मतलब क्या है, एक साथ क्या हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ, राइट। तो आपको दिख रहा है कि एनालिटिकल प्लस पैराग्राफ इज एनालिटिकल पैराग्राफ। अब व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय द फर्स्ट वर्ड एनालिटिकल? एनालिटिकल मीन्स रिलेटेड टू और यूजिंग एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग, यानी आपका एनालिटिकल वर्ड जो है वो बोलता है कि ऐसा कुछ जहां आप अपना लॉजिकल रीजनिंग यूज करते हो, यानी आपके लॉजिक्स और आपके रीजंस इनको यूज करते हो कि भाई मेरा क्या मानना है, राइट, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर्टिकुलर थिंग पे, वो हो जाता है आपका एनालिटिकल वर्ड, राइट। अब इसमें वर्ड आ रहा है एनालिसिस, यानी आप ये जो रीजनिंग देते हो, लॉजिक्स यूज करते हो, वो किसी एनालिसिस पे बेस्ड होता है। तो पता होना चाहिए भाई वर्ड एनालिसिस क्या है, राइट। तो एनालिसिस एक प्रोसेस है ऑफ ब्रेकिंग अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक और सब्सटेंस इनटू स्मॉलर पार्ट्स in order to gain a better understanding of it। very fine definition क्या, कि जो एनालिसिस वर्ड है इसका मतलब है कि जब आपको एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक दिया, उस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को जब आप सिंपल से टॉपिक्स में ब्रेक डाउन करते हो, या फिर आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज दी हो और आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में, सिंपल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो अपना दिमाग यूज करके, उसी को आप कहते हो एनालिसिस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जब हमने दो ग्राफ्स की बात की थी तो हम कर क्या रहे थे, हमें जो इतना कॉम्प्लेक्स डेटा दिया हुआ था वो जो है तभी समझ आएगा जब हमें पता हो ग्राफ कैसे देखते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 10th स्टैंडर्ड में हो और आप यही चीज 8th स्टैंडर्ड के बच्चे को दोगे कि भाई ये तेरे को दो ग्राफ्स दिए हैं, बताओ भाई क्या है इसके बारे में, तो जब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि ग्राफ्स कैसे पढ़े जाते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स। बट आप क्या करोगे, इसी कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल पोर्शन में ब्रेक डाउन करोगे, आप इस पे पैराग्राफ्स लिखोगे जिससे क्लियर होगा कि अच्छा ये दो ग्राफ्स क्या डिफाइन कर रहे हैं, मेरे को क्या समझ आ रहा है, कहाँ रेज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है ग्राफ, राइट। तो इस तरीके से आपने क्या किया, आपने कॉम्प्लेक्स से स्ट्रक्चर को, कॉम्प्लेक्स से फिगर को आपने एक सिंपल से पैराग्राफ में चेंज कर दिया। और ये आपने कैसे किया, आपने किया एनालिसिस, एक प्रोसेस फॉलो, और इसी को आप कहते हो वर्ड एनालिटिकल का मतलब। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ तो सबको पता है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। पैराग्राफ मीन्स अ डिस्टिंक्ट सेक्शन ऑफ अ पीस ऑफ राइटिंग, ठीक है, यानी आपने कुछ लिखा हुआ है, उस पीस ऑफ राइटिंग के अलग अलग सेक्शंस जो होते हैं उन्हें आप कहते हो पैराग्राफ्स। यूजुअली डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड इंडिकेटेड बाय अ न्यू लाइन। हर पैराग्राफ जो है वो एक ही थीम पे चल रहा होता है, बट वो स्टार्ट किससे होते हैं, एक न्यू लाइन से। फॉर एग्जांपल जब फॉर्मल लेटर पढ़ रहे थे तो जो बॉडी पार्ट या कंटेंट पार्ट है लेटर का, उसमें आप 3 पैराग्राफ्स में लिख रहे थे, राइट। पहले आप इंट्रोड्यूस कर रहे थे, सेकेंडली आप अपने रीजंस, इफेक्ट्स, इशू जो भी दिया है उसको इलैबोरेट कर रहे थे, एंड फाइनली आप कंक्लूड कर रहे थे। तो तीनों पैराग्राफ्स बेस्ड तो एक ही थीम पे थे, एक ही टॉपिक पे थे जो आपका क्वेश्चन था, राइट। बट हर एक पैराग्राफ एक न्यू लाइन से बिगिन हो रहा था,
इसीलिए हम क्या कहते हैं कि भाई ये होते तो है डिस्टिंक्ट पीस ऑफ राइटिंग बट बिगिंस विद अ न्यू लाइन एवरी टाइम। क्लियर? तो पैराग्राफ क्या है, एनालिटिकल क्या है, समझ आ गया? तो अब एनालिटिकल पैराग्राफ भी बहुत इजीली समझ आ जाएगा। तो एनालिटिकल पैराग्राफ क्या है भाई? एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, यानी सिंपली जो आप एक बोलते हैं बार ग्राफ देख लेते हो, पाई चार्ट क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। आप एक ग्राफ देख लेते हो, चलो अभी हमने देखा ना एक ग्राफ, तो आपको नॉर्मली एक ग्राफ दिख जाता है, तो क्या वो डिस्क्रिप्टिव है? नहीं, एक सिंपल स्ट्रक्चर बन गया, आपको उसी में सब कुछ दिख रहा है। बट जब आप इसमें जो ग्राफ में हर एक पॉइंट मेंशन्ड है उसको इन डिटेल लिखते हो बाय यूजिंग सर्टेन वर्ड्स, बाय यूजिंग पैराग्राफ्स, तो वो क्या हो जाता है? एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, राइट? डिस्क्राइब कर देते हो, तो वही क्या होता है आपका एनालिटिकल paragraph, which is written based on the information shown with help of different structures। ये किस पे बेस्ड होगी आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग? आप जो इतना इलैबोरेट करके आंसर्स लिखोगे वो बेस्ड किस पे होगा? कुछ स्ट्रक्चर्स पे जो आपको गिवन होते हैं। जैसे आपको एक अभी ग्राफ दिया था तो उस पे बेस्ड होगा, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी ग्राफ में इंडिकेट की गई है वो पूरी इंफॉर्मेशन आप डिस्क्राइब करोगे विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ्स, उन्हें कहते हैं हम एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? अब ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, यानी एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस आपको किस फॉर्म में दिए जा सकते हैं? तो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्प्ले सर्टेन इंफॉर्मेशन आर बार ग्राफ या बार चार्ट। इस तरीके के आपको गिवन होते हैं जहां पे आपको ऐसे बार्स बने हुए मिलते हैं। ठीक है, इसे ही आप क्या कह देते हो, या तो बार ग्राफ या फिर बार चार्ट। क्लियर? अब क्या होता है ना, यहां तक आपको गिवन होता है कि ये एक पॉइंट डिस्कस कर रहा है, फॉर एग्जांपल बोल देते हैं इसको जनवरी मंथ, ठीक है, और यहाँ पे जो ये हाईएस्ट पॉइंट होता है ये मेंशन कर देते हैं 80, तो हम बोल रहे हैं यहाँ किसी जनवरी मंथ में किसी चीज 80 की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये क्या होता है, बार्स आपको इंफॉर्मेशन बताते हैं किस तरीके से कि भाई क्या है, किस पे बेस्ड और कितना नंबर है। ठीक है, इसे इन डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक आउटलाइन देख लेते हैं। तो इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को आप कह देते हो बार ग्राफ या बार चार्ट, जिसमें बार्स बने होते हैं। ठीक है, और बार्स की हेल्प से आपको कुछ इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड होती है, कुछ डेटा, कुछ स्टैटिस्टिक्स इंडिकेटेड होता है, और आप उसी को यूज करते हो अपने पैराग्राफ्स को फॉर्म करने के लिए। क्लियर? दूसरा स्ट्रक्चर आपको किस तरीके का दिया जा सकता है, पाई चार्ट। अब पाई क्या है भाई, सबने पाई खाया होगा कभी ना कभी, तो पाई चार्ट जो है ना बिल्कुल पाई शेप का होता है। ठीक है, और इनको ना कुछ सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से हम लिख देते हैं, अब यहां दे दिया है 10%, यहां दे दिया है 20%, यहां दे दिया है 30%। ठीक है, तो आपको क्या गिवन है, एक पाई शेप का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें आपको डेटा दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जंक फूड कंजम्पशन डेटा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले भाई 10% कंजम्पशन होता है कहां पर, हम लिख देते हैं कोई केरला लिख देते हैं। ठीक है, एक सपोज्ड डेटा है, रियल डेटा नहीं है, तो ये केरला, यहां लिख दो मध्य प्रदेश, यहां लिख दो दिल्ली। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या समझ आ रहा है कि भाई 10% जंक फूड कंजम्पशन होता है कहाँ, केरला में, 20% होता है मध्य प्रदेश में, 30% होता है दिल्ली में। तो इस तरीके से आपको डेटा मिल गया, राइट? तो आप इन डेटा को यूज करके, एक इंफॉर्मेशन को यूज करके जो कि पाई चार्ट के फॉर्म में दी हुई है, इसको इलैबोरेट करते हो और अपने आंसर्स फॉर्म करते हो, पैराग्राफ्स लिखते हो, उसी को कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ, जो कि पाई चार्ट के ऊपर आपको दिया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या देते हैं भाई, लाइन ग्राफ, यानी एक ग्राफ जो लाइन के फॉर्म में दिया है, जो हमने बिगिनिंग में डिस्कस किया था, उसी ग्राफ को आप क्या कह देते हो, लाइन ग्राफ। जैसे आपको ये ग्राफ गिवन है यहाँ पर और ये लाइन के फॉर्म में। ठीक है, कुछ डेटा दे दिया जाएगा यहाँ पे, कुछ डेटा यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा, बट ये जो ग्राफ है वो क्या है, एक लाइन के शेप का है, तो इसको कह देते हो लाइन ग्राफ। तो जब आपको कोई इंफॉर्मेशन दे दी जाए लाइन ग्राफ के फॉर्म में और आपको इसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है, तो हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ ऑन अ लाइन ग्राफ। क्लियर? नेक्स्ट है डेटा, यानी आपको अब कुछ ऐसी तरीके से दिया नहीं जाएगा कोई स्ट्रक्चर, आपको कुछ डेटा दे दिया जाएगा। ठीक है, कि भाई ये परसेंटेज ऑफ जंक फूड कंजम्पशन है इस सिटी में, ये जंक फूड परसेंटेज कंजम्पशन है इस सिटी में। आपको एक डेटा दे देंगे प्रॉपर, और उस डेटा को आपको इलैबोरेट करना है किसके फॉर्म में, एक एनालिटिकल पैराग्राफ के फॉर्म में। क्लियर? फाइनली एक टेबल, यानी आपको एक टेबल बना के दे देंगे। क्या होता है भाई टेबल, रोज और कॉलम्स हो जिसमें, राइट? अब इस टेबल में आपको कुछ डेटा दे देंगे, यहाँ हेडिंग दे देंगे भाई कि किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कुछ डेटा दे देंगे, और इस टेबल को आपको इलैबोरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, तो ये हो जाएगा एनालिटिकल पैराग्राफ बेस्ड ऑन अ
टेबल। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एनालिटिकल पैराग्राफ के क्वेश्चंस किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्म में गिवन हो सकते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है आपको कोई स्ट्रक्चर गिवन ना हो, आपको कुछ लाइंस दे दी जाए, ठीक है, कुछ आपको एक दो बोल सकते हो, एक पैराग्राफ ही दे दें आपको और आपको बोल दें कि भाई ये जो पैराग्राफ है इसके बेस पे अगर आपको लगता है कि ये पैराग्राफ में जो भी गिवन है आप इसके सपोर्ट में हो, यू आर फॉर द टॉपिक, तो फिर आप इसके लिए एलैबोरेट कीजिए कि कैसे भाई ये टॉपिक करेक्ट है। और आपको लगता है कि जो गिवन लाइंस हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है, आप जो हो अगेंस्ट द टॉपिक हो, तो फिर उन लाइंस को उस तरीके से एलैबोरेट कीजिए कि भाई वो कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपको ये लाइंस गलत लगती है। तो एक तरीका वो भी है जिससे आपको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने को मिल सकता है। क्लियर? अब ये सब देख के ऐसा लग रहा है ना मैम कुछ ज्यादा ही वास्ट टॉपिक हो जाएगा, कितना प्रिपेयर करेंगे? कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन अगर सबके कर लिए तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये जो डेटा है इन्हें आप पैराग्राफ्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे। क्लियर? For writing an analytical paragraph, the facts should be mentioned in the best possible manner. The information should be clearly mentioned. क्योंकि देखो आपको एक लाइन ग्राफ दिया हो, पाई चार्ट दिया हो, बार ग्राफ दिया हो, किसी न किसी तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो कॉम्प्लेक्स है, राइट? अब आप उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को बिल्कुल ही क्लियर वे में नहीं लिखोगे, इजी सिंपल लैंग्वेज में नहीं लिखोगे, तो फिर आपका मतलब क्या हुआ एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने का, राइट? यानी आपका एनालिटिकल पैराग्राफ ऐसा होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद किसी को भी ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो समझ आ जाए। क्लियर? तो जो इंफॉर्मेशन है आपको क्लियरली मेंशन करनी है, हर एक पॉइंट आपको साफ साफ प्रिसाइज तरीके से मेंशन करना है, किसी भी पॉइंट को आपको बिल्कुल ऐसे घुमाना नहीं है, टू द पॉइंट लिखना है। क्लियर? नेक्स्ट, द एनालिटिकल पैराग्राफ हैज टू बी रिटन इन अराउंड 100 to 120 वर्ड्स। आपको जब क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें लिखा रहेगा कि आपको ये क्वेश्चन 100 to 120 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लेटर भी लिखा इतने वर्ड्स में, तो उसी तरीके से आपको आपका एनालिटिकल पैराग्राफ भी 100 to 120 वर्ड्स के आसपास लिखना है। करना क्या है भाई, घर पे प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ्स की और लिख लिख के समझ जाएगा कितने पेज में आता है हमारा 100 to 120 वर्ड्स का पैराग्राफ। क्लियर? So the paragraph must use clear and crisp language along with providing complete details of the chart given in the question. क्या बोल रहे हैं कि भाई आपको लिखना ही कितने में है, मैक्सिमम 120 वर्ड्स में आपको अपने पैराग्राफ्स कंप्लीट करने हैं, राइट? तो इसका मतलब जब इतने कम शब्दों में आपको पूरा जो भी चार्ट गिवन है, वो बार ग्राफ है, वो पाई चार्ट है, कुछ भी गिवन है, उसे आपको इलैबोरेट करना है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ्स। तो आपके जो पैराग्राफ्स हैं वो बिल्कुल क्रिस्प और क्लियर, यानी छोटे तो हैं बट फिर भी कंप्लीट और क्लियर होने चाहिए इंफॉर्मेशन में। आपको एक एक इंफॉर्मेशन बहुत ही प्रिसाइज वे में टू द पॉइंट अच्छे वर्ड्स का यूज करके मेंशन करना है, और इसी को आप कहते हो आपका परफेक्ट एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? डन? ऑलराइट। अब है भाई कुछ फीचर्स, यानी जो एनालिटिकल पैराग्राफ है उसमें कुछ ना कुछ फीचर्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी ये पॉइंट्स हर एक एनालिटिकल पैराग्राफ को डिस्क्राइब करते हैं। क्लियर? या फिर ये कह सकते हो एक परफेक्ट एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है जिसमें ये फीचर्स मौजूद हो। क्लियर? एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइब्स द गिवन बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, डेटा, टेबल एक्सेट्रा। यानी एक ऐसा पैराग्राफ जो कि इनमें से गिवन किसी भी स्ट्रक्चर को समझाता हो, उसे हम कहते हैं कि भाई वो एक एनालिटिकल पैराग्राफ है। फीचर नंबर 1। सेकेंड, एनालिटिकल पैराग्राफ शुड बी ब्रीफ एंड ऑल्सो डिस्क्राइब द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। भले ही एनालिटिकल पैराग्राफ जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन समझाता है, बट फिर भी वो ब्रीफ यानी छोटे में होना चाहिए। यानी अपन बोलते हैं ना कि बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, कि शॉर्ट तो होना चाहिए पैराग्राफ, छोटे से तो होना चाहिए, पैराग्राफ्स को ज्यादा एलैबोरेट नहीं करना, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो स्वीट भी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, प्रिसाइज टू द पॉइंट होनी चाहिए। यानी बिल्कुल ऐसा नहीं कि इन्फॉर्मेशन आदि है ही नहीं और पैराग्राफ्स बिल्कुल छोटे छोटे लिख दिए कि भाई बोला ही है कि कम वर्ड्स में लिखना है, कम वर्ड्स में लिखना है बट पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, उसे कहते हो आप एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? Next feature is it should state facts that are provided by the chart. जो भी चार्ट में गिवन है वो पूरे फैक्ट्स आपको मेंशन करने ही करने हैं, और वहां पे बैठ के दिमाग नहीं लगाना कि भाई अच्छा 10% जंक फूड कंजम्पशन था तो मैं यहाँ पे एक अपनी टिप्पणी दे दूं, एक आंसर दे दूं, एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि भाई वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा ये जान के, आई एम वेरी प्लीज्ड टू सी द स्टैटिस्टिक्स और सी द फैक्ट दैट ओनली 10% पीपल यूज टू कंज्यूम जंक फूड which has increased
टू 20 और 25%। ऐसे अपनी खुद की कहानी नहीं लिखनी है कि मुझे बड़ी खुशी हुई, इतना कम परसेंटेज है। जो गिवन है उसे ही एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज में आपको सर्व करना है, एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स डालने की जरूरत नहीं है। क्लियर? It is necessary to make use of simple and accurate language. A perfect analytical paragraph is the one जहाँ पे आप बिल्कुल simple और accurate language का use करते हो, एक beautiful language, और simple भी होनी चाहिए, यानी कोई भी पढ़े तो समझ जाए। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे words use नहीं कर सकते, बिल्कुल करो, but वो information के साथ जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो words अलग जा रहे हैं, आपकी information अलग जा रही है और analytical paragraph form होते होते रह जाए। Clear? Done? Okay. फिर है नेक्स्ट फीचर, इट शुड मेंशन फिगर्स एंड क्वांटिटीज अप्रोप्रिएटली। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके ग्राफ में गिवन है 29.5%, क्या गिवन है भाई? 29.5। अब आपको ये दिमाग नहीं लगाना भाई कौन लिखे 29.5, ये 30 के आसपास है तो मैं इसको 30 लिख देता हूं। ये बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं है। आपको करना क्या है, जो फैक्ट, जो डेटा आपको गिवन है उसे एज इट इज लिखना है, उसमें कुछ भी कलाकारी, क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बीन गिवन 29.5, यू नीड टू मेंशन 29.5 एज इट इज इन योर एनालिटिकल पैराग्राफ। ओके, डू नॉट प्ले विद द इंफॉर्मेशन। खेलो मत भाई क्वेश्चन के साथ कि मेरा मन हो रहा है 29.5 कौन लिखे, 30 लिख दो, आसपास ही तो है। ऐसा नहीं करना, ठीक है? एक एक पॉइंट से भी फैक्ट्स और आपके स्टैटिस्टिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वास्ट डिफरेंस हो जाता है, ठीक है? तो जब हम बोल रहे हैं भाई आपके फिगर्स और क्वांटिटीज एप्रोप्रिएटली मेंशन्ड होने चाहिए, इसका मतलब क्या है कि भाई एप्ट होने का मतलब है कि जितने भी फिगर्स जैसे दिए हैं एज इट इज आपको पैराग्राफ में मेंशन करना है। क्लियर? नेक्स्ट फीचर, इट इज एप्रोप्रिएट टू यूज द सेम टेंस थ्रू आउट द एनालिटिकल पैराग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने एनालिटिकल पैराग्राफ में बात कर रहे हो 2016 या बोल देते हैं 2019 और 2021 की, यानी ये जो ईयर है ये वो ईयर है जिसमें आप एग्जाम दोगे, राइट? तो आप ये तो प्रेजेंट टेंस के लिए यूज करोगे ही करोगे, राइट? और ये जो है ये आपके लिए पास्ट है। तो जब आप 2019 की इंफॉर्मेशन मेंटेन कर रहे हो, किसी भी पैराग्राफ में मेंशन कर रहे हो, सॉरी, तो आपको वहां पे जो टेंस आपने स्टार्टिंग से यूज किया है, अगर पास्ट टेंस यूज किया है 2019 के लिए तो वही यूज करना है। सिमिलरली 2021 के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है अगर आप वो प्रेजेंट टेंस का यूज करते हुए कर रहे हो तो पूरे पैराग्राफ में फिर वो प्रेजेंट टेंस ही चलना चाहिए 2021 के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पे पास्ट, कहीं प्रेजेंट, कहीं फ्यूचर लगा रहे हो, ऐसा नहीं करना। क्लियर? तो आपको बहुत ज्यादा विजिलेंट रहना है कि भाई कहाँ किस टेंस का उपयोग करना है। डन? All right. No personal observation or response should be provided. Very important. Don't act like, बोलते हैं ना वो जो स्टैटिस्टिक्स वगैरह एनालाइज करते हैं, जो रियल एनालिसिस करते रहते हैं, वैसा मत बन जाना वहां पर कि भाई मेरे लिए मिल गया मुझको एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना है तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू डालना है। ऐसा नहीं। जब तक आपको ऐसा क्वेश्चन ना दिया हो जहां आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन करने हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना कुछ लाइन्स दे दी जाती हैं और आपको एनालाइज करके अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यूज देने होते हैं, दैट इज डिफरेंट। वहां पे तो दो अपना पॉइंट ऑफ व्यू, बट here you have been given exact figures, statistics, facts, तो वो तो भैया facts है ना जो ऑलरेडी मेंशन्ड है, उसके साथ थोड़ी ना चेंजेस करोगे कि अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट ऑफ व्यू डाल दिया। तो वहां पे ये ऐसा कुछ नहीं करना है। जो गिवन है बस उसको एक ब्यूटीफुल लैंग्वेज में, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रॉपर लैंग्वेज को यूज करते हुए आपको पैराग्राफ्स फॉर्म करने हैं, और यही है बेसिकली हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ। क्लियर? ओके। नाउ नेक्स्ट इज भाई फॉर्मेट क्या है। अब जब भी हम राइटिंग स्किल्स लिखते हैं तो हर एक राइटिंग स्किल्स के टॉपिक के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। उस फॉर्मेट को यूज नहीं करोगे तो मार्क्स बहुत बढ़िया तरीके से डिडक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो मार्क्स अगर नहीं चाहिए आपको कि भाई मार्क्स मेरे कटे एग्जाम्स में, तो फिर आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट का यूज करना है। अब ये तो बहुत इजी है एनालिटिकल पैराग्राफ का फॉर्मेट, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालना है, आपको पता ही है पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं, वही यहाँ पे आपको यूज करना है टैग्स। ओके, सो एन एनालिटिकल पैराग्राफ इज मेड ऑफ 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स को ज्वाइन करके आप अपना एक एनालिटिकल पैराग्राफ बनाते हो। ये 3 पैराग्राफ्स होते क्या क्या हैं? पहला ऑब्वियसली होगा एक इंट्रोडक्शन, राइट? कि आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे कि आपको जो भी स्ट्रक्चर गिवन है, वो बार ग्राफ है, वो पाई चार्ट है, वो लाइन ग्राफ है, व्हाटएवर इट इज, जो भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है एग्जैक्टली वो किस बारे में बात कर रहा है वही आपको यहाँ पे बताना है, राइट?
तो जब आपको इंट्रोडक्शन टॉपिक मिलता है, मतलब सॉरी इंट्रोडक्शन आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, यहाँ आप बेसिकली ये बताओगे कि अगर आपके इस बार ग्राफ या पाई चार्ट का टाइटल कुछ पूछा होता तो वो क्या होता, राइट? क्योंकि टाइटल ही क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है टॉपिक को। तो आप यहाँ इंट्रोडक्शन में बेसिकली एक इलैबोरेटेड फॉर्म में मेंशन करोगे कि आपको जो भी स्ट्रक्चर गिवन है इट इज अबाउट, ठीक है, या इट इज स्टेटिंग कि क्या दे रहा है वो इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट आता है आपका भाई बॉडी पार्ट, यानी जिधर आप कह सकते हो मेन कंटेंट, यानी जिस पैराग्राफ में आपको जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसे जब आप बहुत ही प्रॉपर इलैबोरेट वे में डिस्क्राइब कर रहे हो, वो हो जाता है आपका मेन बॉडी या मेन कंटेंट पार्ट, राइट? जहां आप मेंशन करोगे कि अच्छा भाई 2016 और 2017 का एक कंपैरिजन दिया है, 2016 में ये हुआ इस मंथ में, 2017 के जनवरी मंथ में मुझे ये दिख रहा है, फिर दोनों का कंपेयर किया, सेकेंडली फरवरी मंथ का बताया, दोनों का कंपेयर किया। तो जब इन डिटेल आप बता रहे हो ना हर एक फैक्ट को, वही होता है क्या, आपका मेन बॉडी या मेन कंटेंट पार्ट। फाइनली भाई कोई भी ऐसे हो, कोई भी पैराग्राफ हो, जब तक कंक्लूड नहीं करोगे, सारांश नहीं दोगे कि मेरा एक्चुअली मतलब क्या है सारा इतनी सारी कहानी लिखने का, तो कोई मतलब सेंस ही नहीं होने वाला, राइट? तो आपको फाइनली क्या देना है, एक कंक्लूजन देना है। आपका जो थर्ड पैराग्राफ होगा वो एक कंक्लूजन होगा जो ये बताएगा कि भाई बेसिकली दोनों जब इंफॉर्मेशन जब मैं देख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपैरिजन हो रहा है या आपको कोई भी फैक्ट्स गिवन है, तो मैं जब ये फैक्ट्स एनालाइज कर रहा हूँ तो मुझे ये प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये नहीं कि भाई अपनी मर्जी से बता रहे हो, इसका मतलब ये कि आप ये बता दे रहे हो कि भाई ये पैराग्राफ इन शॉर्ट, अगर मुझे 3-4 लाइन्स या 5-6 लाइन्स में बताना है तो इन शॉर्ट जो है मैं बताना चाहता हूँ कि कंक्लूजन ये है, तो वो आप इस पैराग्राफ में मेंशन करोगे। क्लियर? तो बेसिकली एनालिटिकल पैराग्राफ्स 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड होने वाले हैं, जैसे कि हर एक पैराग्राफ हमारे फॉर्मल लेटर में डिवाइड होता था, राइट? बॉडी पार्ट सॉरी, तो वो क्या हो जाएंगे, फर्स्ट आप इंट्रोड्यूस करोगे, सेकंड आप मेन बताओगे कि क्या मतलब है उस टॉपिक का, एंड थर्डली यू विल टेल द कंक्लूजन। क्लियर? डन? ऑल राइट, ओके। अब हमें पता होना चाहिए कि भाई जो हमारा फर्स्ट पार्ट है क्या है, इंट्रोडक्शन। उस इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें एक्चुअली मेंशन क्या करना है। सो द इंट्रोडक्शन इज द फर्स्ट paragraph, very clear, that describes in brief what the given structure is indicating। अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, वो एग्जैक्टली बता क्या रहा है वो आपको बताना है, तो आप बोलोगे कि वो हमारा इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको एक बार ग्राफ गिवन है और ये बार ग्राफ बता रहा है कि भाई 2017 के हर मंथ में कितने परसेंटेज बोल सकते हो इंटरनेट यूज हुआ है, ठीक है, कि भाई इस ईयर में हर एक मंथ की बात हो रही है, जनवरी फरवरी टिल दिसंबर, कि भाई कितना परसेंटेज इंटरनेट यूज हुआ है। तो आपको पहले पैराग्राफ में ये बताना पड़ेगा कि बेसिकली बार ग्राफ क्या बता रहा है। तो आप क्या लिखोगे कि द गिवन बार ग्राफ इंडिकेट्स और स्टेट्स द परसेंटेज यूज ऑफ इंटरनेट इन ईच मंथ ऑफ द ईयर 2017। क्लियर? और अगर कोई सिटी भी दे दिए कि भाई हम यहाँ पर सॉरी कि केरला की बात हो रही है, कि केरला में बोल दिया है, यहाँ पर ही बोलना है, तो फिर इन केरला। क्या हुआ, बेसिक लाइन मिल गई कि पूरा का पूरा जो आपको स्ट्रक्चर गिवन है वो किसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट होना चाहिए इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। क्लियर? दिस पैराग्राफ इज द सब्जेक्ट। मैं बोला टाइटल सॉर्ट ऑफ, राइट? सब्जेक्ट टाइटल क्या होता है, जब लेटर लिखते हो तो सब्जेक्ट में क्या होता है, एक लाइन में बता देते हो ना कि पूरा लेटर किसके बारे में होने वाला है। सिमिलरली ये जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है वो पढ़ते से ही समझ जाएगा कि भाई पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है या पूरा जो पैराग्राफ है वो किसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? तो सब्जेक्ट यहाँ बोल सकते हो टाइटल होता है आपका पहला पैराग्राफ। क्लियर? दिस पैराग्राफ टेल्स द रीडर व्हाट इज द एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ते से ही जो भी रीडर है उसे समझ जाता है कि भाई एक्चुअली इस पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में बात किस बारे में होने वाली है, तो वो हो जाएगा आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। क्लियर? For writing the introductory paragraph, the complete structure must be understood। अब सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात, भाई लिखना तो बेसिकली 2-3 लाइन्स है हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, बट जब तक आप पूरा स्ट्रक्चर स्टडी नहीं कर लेते हो कि पूरे स्ट्रक्चर में क्या गिवन है, कैसे लिखोगे फर्स्ट पैराग्राफ। तो जब तक आपको यही समझ नहीं आया कि भाई यहाँ पर मंथ्स गिवन है फॉर द ईयर 2017, यहाँ परसेंटेज इंटरनेट यूज दिया है केरला के लिए, तो जब तक आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ नहीं लेते उसे आप कैसे लिखोगे कि भाई इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कि ये चार्ट या ये स्ट्रक्चर किस बारे में है। तो पूरा जब स्ट्रक्चर समझ लोगे तो ही आप इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को फॉर्म कर सकते हो। क्लियर?
द इंट्रोडक्शन इज रिटन इन 1 or 2 लाइन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना। ऑब्वियसली टाइटल कितना लिखोगे, जैसे फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट 4 to 5 वर्ड्स में लिखते हो मैक्सिमम, बट यहाँ आप 2 लाइन्स या 3 लाइन्स बोल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बढ़ना है। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत छोटा सा होता है, शॉर्ट एंड स्वीट, जिसमें आपको 2-3 लाइन में ही बता देना है कि भाई पूरा पैराग्राफ किसके बारे में होने वाला है। क्लियर? डन? ओके। नेक्स्ट है द मेन मिडिल पैराग्राफ, या बोल सकते हो मेन बॉडी या मेन कंटेंट पार्ट। अब यहाँ क्या ध्यान रखना है, तो बेसिकली इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में समझ आ गया है कि आपको 2 से 3 लाइंस में इंट्रोड्यूस करना है आपके कंप्लीट स्ट्रक्चर को, जो भी गिवन है, पैराग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, एनीथिंग, उसको आपको कंप्लीटली 2 से 3 लाइंस में इंट्रोड्यूस करना है। देन कम्स द मेन कंटेंट, वहां आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है, या फिर बेसिकली हम क्या मीन करते हैं बाय अ बॉडी पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ, वो देख लेते हैं। This part of the analytical paragraph describes all the information in detail। क्या बोला है? all बोला है, सिर्फ the information नहीं बोला, यानी कि ऑल, कंप्लीट, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में हर एक पॉइंट जो मेंशन्ड है, अगर आपको उसको डिस्क्राइब करना है, वो आप करते हो मिडिल पैराग्राफ या बॉडी पार्ट ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ में। क्लियर? तो इस पार्ट में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी है। बेसिक जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, द फर्स्ट फैक्ट, उससे लेके जो फाइनल फैक्ट है, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। क्लियर? It is extremely important to choose the significant details that should be included in this paragraph। अगर आप कोई स्ट्रक्चर देखते हो और उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन है जो आप डायरेक्टली, मतलब ऐसा नहीं कि देख के आपने लिख दी, कुछ इन्फॉर्मेशन क्या होती है आपको समझ आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 2 ईयर्स की बात हो रही है, तो आप देख पा रहे हो कि भाई इस ईयर में जो बात हो रही है और इस ईयर में जो बात हो रही है सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन है, या आप ये बोलना चाह रहे हो कि 2016 की और 2017 की अगर बात हो रही है, तो 2016 का जो डेटा है वो बिल्कुल बोल सकते हो कि एक वास्ट डिफरेंस है 2017 में, तो उस तरीके से आपको मेंशन करना है। अगर स्लाइट डिफरेंस है, बहुत कम, बोल सकते हो परसेंटेज से बढ़ रहा है अगर डेटा, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फ्रॉम ईयर 2016 देयर इज अ स्लाइट राइज एज वी मूव टुवर्ड्स द ईयर 2017। तो इस तरीके से जो सिग्निफिकेंट डिटेल्स हैं, जो आपको डायरेक्टली नहीं गिवन होती, आपको परसेंटेज दे दिया, राइट, परसेंटेज तो आप मेंशन कर दोगे, बट ये पॉइंट मेंशन करना कि भाई ये स्लाइट इंक्रीज हुआ है, स्लाइट डिक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ है, ये सब मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। क्लियर? द बॉडी पार्ट शुड बी रिटन केयरफुली कीपिंग फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड। और आपको मेन जो मिडिल पैराग्राफ है, मेन बॉडी पार्ट है, उसे अगर आपको बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करना है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप ध्यान में रख सकते हो। अगर ये पॉइंट्स आप ध्यान में रखते हो तो फिर आपका बहुत ज्यादा बोल सकते हैं काम हो जाता है एनालिटिकल पैराग्राफ में। क्लियर? पहला पॉइंट क्या आपको ध्यान में रखना है, इफ द चार्ट मेंशंस 2 डिफरेंट पार्टीज, फॉर एग्जाम्पल men and women, refer to both of them in the analytical paragraph। very important। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको एक पाई चार्ट दिया, ठीक है, और यहां आपको एक और पाई चार्ट दिया, ठीक है, अब यहां पाई चार्ट में कुछ ना कुछ डेटा का आपको परसेंटेज दे दिया है, बट दिस पाई चार्ट रेफर्स टू men एंड दिस पाई चार्ट रेफर्स टू women। तो ये क्या हो गए, दोनों डिफरेंट पार्टीज, राइट? तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि भाई ये जो डेटा है मेन के लिए है, फिर ये डेटा विमेन का है, कंपैरिजन किया, तो आपको कभी भी कोई 2 पार्टीज दिए तो दोनों पार्टीज की बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें आपको इस तरीके से बार ग्राफ गिवन है, एक ही बार ग्राफ में बना देते हैं, आपको एक बार ग्राफ गिवन है और इसमें आपको ये है अगर आपको ये गिवन है बार ग्राफ, ठीक है, और आपको बोल दिया है कि भाई जो रेड है वो मेन है और जो ब्लैक गिवन है वो आपका विमेन का डेटा है, ठीक है। अब आपको एक ही स्ट्रक्चर गिवन है, एक ही बार ग्राफ है, राइट, बट आपको मेंशन क्या है, 2 डिफरेंट पार्टीज मेंशन है, तो आपको दोनों की बात करनी पड़ेगी कि इन द ईयर 2016 मेन का इतना डेटा है और विमेन का इतना डेटा है 2017 2018, सपोज अगर ईयर्स मेंशन है तो, ठीक है। तो आपको अगर डिफरेंट पार्टीज गिवन है तो निग्लेक्ट नहीं करना एक पार्टी को कि भाई एक के बारे में बता दिया, आपको सेपरेटली मेंशन करना पड़ेगा पैराग्राफ में कि भाई मेन की इधर इतनी बात हो रही है, विमेन की इतनी बात हो रही है। क्लियर? डन? तो फर्स्ट बात क्या है कि अगर 2 पार्टीज दी हैं तो आपको दोनों को बहुत प्रॉपर्ली मेंशन करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो है इफ देयर इज एनी कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन दैट कुड बी ड्रॉन, यू मस्ट
प्रेजेंटेड इफेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बोल रही हूँ इतनी देर से कि सपोज कोई 2 ईयर्स का कंपैरिजन गिवन है, ठीक है, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्ट्स हैं कि भाई पहले ऐसा होता था, बिल्कुल उल्टा होता है। तो जब ऐसे फैक्ट्स गिवन हो जहां या तो कुछ कॉन्ट्रास्ट हो या फिर कोई कंपैरिजन चल रहा हो, तो हम क्या करेंगे, उन्हें बहुत प्रॉपर मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। इसका मतलब कि आपका जो मिडिल पैराग्राफ है एनालिटिकल पैराग्राफ के अंदर, या कह सकते हो जो आपका बॉडी पार्ट है एनालिटिकल पैराग्राफ का, यहाँ पे कंपैरिजन वाली बात आनी चाहिए अगर स्ट्रक्चर में कंपैरिजन गिवन है, ठीक है, कि कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम दिस कुड बी स्टेटेड, राइट। तो आप जो हो इन वर्ड्स का यूज कर सकते हो अगर आपको कॉन्ट्रास्ट या कंपैरिजन दिख रहा हो आपके किसी भी स्ट्रक्चर में। क्लियर? तो आपको एनालिटिकल पैराग्राफ अगर किसी बारग्राफ पे लिखना है और उसमें कंपैरिजन गिवन है मेन और वुमेन के बीच में, तो आपको वो पूरा कंपैरिजन, वो कॉन्ट्रास्ट बताना पड़ेगा सिग्निफिकेंटली कि जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये डेटा हमको देखने को मिल रहा है। क्लियर? डन? ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है बॉडी पार्ट या कंटेंट पार्ट लिखते वक्त, इफ द चार्ट इज अबाउट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड और हाईलाइट्स ट्रेंड्स ऑफ सेवरल ईयर्स, मेंशन ईच ईयर इन अ कंसाइज मैनर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बार ग्राफ में 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21 सारे ईयर्स के बारे में कुछ ना कुछ दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो हो डायरेक्टली मेंशन करते जाओ कि पहले ऐसा होता था, फिर ये बड़ा डेटा, फिर 15 हो गया, फिर 20% हो गया, फिर कम हो गया, ऐसा नहीं बोलना है। आपको हर एक ईयर को एक प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे लिखोगे कि 2015 डैश यहाँ कुछ लिख दिया, 2016 डैश यहाँ कुछ लिख दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको उस ही एक पैराग्राफ में इन पूरे पॉइंट्स को इफेक्टिवली मेंशन करना है कि भाई मैं इस ईयर के लिए ये डेटा बता रहा हूँ, फिर 2016 में हमको ये चेंजेस देखने को मिले। एज वी मूव टुवर्ड्स द ईयर 2017 देयर इज अ हाई राइज इन द परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इंटरनेट यूजर्स, कंजम्पशन ऑफ जंक फूड और यूसेज ऑफ इंटरनेट। जो भी गिवन है आपको इस तरीके से हर एक ईयर को कंसाइज इफेक्टिव मैनर में एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है, इफ एनी कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट कैन बी डन फॉर 2 or more ईयर्स, यू शुड राइट अबाउट इट टू। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है, ठीक है, जिसमें 2016 और 2017 का सेम डेटा है, 2018, 2019 का सेम डेटा है और 2020 का अलग डेटा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 2 ईयर्स जो है इनका डेटा सेम है, नेक्स्ट 2 ईयर्स का डेटा सेम है, तो आप इन्हें एक साथ कंपेयर कर सकते हो कि एज वी सी द ईयर 2016 एंड 17 डैश 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 वट एवर इज द कंपैरिजन, फिर 2017 18 एक साथ बता सकते हो। यानी अगर आपको लगता है कि जो डेटा है वो कुछ 2 या मोर ईयर्स के लिए सेम है और आप इनको एक साथ एक ग्रुप बना के और दूसरे ईयर्स को एक ग्रुप बना के कंपेयर कर सकते हो, तो वो भी आपको करना चाहिए अगर आपको ऐसा सिग्निफिकेंट कंपैरिजन दिख रहा हो तो। क्लियर? नेक्स्ट, द नंबर्स एंड फिगर्स मस्ट बी यूज्ड विथ एक्यूरेसी। अगर आपको कोई भी नंबर, कोई भी फिगर, कोई भी परसेंटेज, कुछ भी डेटा गिवन है, आपको उसे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ लिखना है, यानी एक्यूरेट, एक बिल्कुल वैसा जैसा आपको गिवन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां देखें, ये ग्राफ है, ठीक है, यहां पे आपको मेंशन है डिफरेंट बार ग्राफ्स, ठीक है, और यहां पे है 10, 20, 30, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 40 और 50, ठीक है, यहां पे देख रहे हो 10 का डिफरेंस है। तो आपको अगर ये गिवन है कि भाई इस पॉइंट को आपको लिखना है, थोड़ा ऐसे ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको जब इस ग्राफ को लिखना है, इस वाले बार ग्राफ को, फॉर एग्जांपल ये जनवरी मंथ का अगर बार ग्राफ है, तो आपको जब इस मंथ को मेंशन करना है तो ये जो पॉइंट है वो देखो 40 से स्लाइटली ऊपर है, राइट। तो आपको देखना पड़ेगा ये क्या है, ये अराउंड 41 या 42 है, तो वो एक्यूरेसी रखना है, 40 मत लिख देना कि कम करके लिख दो, ठीक है। तो ये एक्यूरेसी मेंशन करना बहुत जरूरी है। इतना ज्यादा नहीं होता है डीप में कि आपको बिल्कुल पॉइंट पॉइंट मार्क करना हो, आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि भाई किसकी बात हो रही है। तो बस वो आपको वहां पर विजिलेंट रहना है, फोकस करके देखना है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं। कभी कभी क्या होता है ना, एग्जाम का प्रेशर, दूसरी बात आप बार बार लिख रहे हो, फिर पैराग्राफ देख रहे हो, लिख रहे हो, फिर स्ट्रक्चर देख रहे हो, राइट। तो आपको क्या हो सकता है आप कोई इन्फॉर्मेशन ऊपर नीचे कर
दो कि आप देख तो 2017 का बार ग्राफ रहे हो बट लिख 2018 का रहे हो, राइट। तो इस तरीके से क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको फोकस्ड रहना है कि भाई मुझे बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखनी है, एक्यूरेट ईयर के लिए लिखनी है, मुझे ऊपर नीचे कुछ भी इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं कर देनी। क्लियर, डन, ओके। इफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन और आइडियाज आर देयर, you should use connectors or linking phrases to link them logically. For example, अगर कोई different information given है, ठीक है, एक ही ग्राफ में आपको जंक फूड कंजम्पशन, आपको शॉपिंग रेट और आपको मोबाइल फोन का बोल सकते हैं सेलिंग रेट, ठीक है, तीन चीजें मेंशन्ड हैं। तो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि भाई इन तीनों चीजों को मुझे किस तरीके से लिंक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2017 के लिए इन तीनों चीजों को बता रहे हो तो आपको इन तीनों चीजों को ऐसे लिंक करना पड़ेगा लॉजिकली कि आप बता सको हाँ भाई मैं इस ईयर की बात कर रहा हूँ बट तीनों के लिए। क्लियर, कैसे करते हैं, जब क्वेश्चंस करेंगे आपको बहुत प्रॉपरली समझ जाएगा। अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि भाई इन पॉइंट्स को दिमाग में रखना है जब एनालिटिकल पैराग्राफ लिखते हैं। क्लियर, ओके। अब है हमारा फाइनल लास्ट पैराग्राफ जो कि क्या है, कंक्लूजन। अब कंक्लूजन तो खुद ही बोलता है भाई, जो पूरा का पूरा पैराग्राफ्स आपने लिखे हैं ना, फर्स्ट और सेकंड, बेसिकली मिडिल पैराग्राफ, इसे आप समराइज करोगे लास्ट पैराग्राफ में, ठीक है। सो कंक्लूड द पैराग्राफ गिविंग द ओवरऑल व्यू और समरी ऑफ द इंफॉर्मेशन। यानी कि यहाँ आप बोलोगे कि मैम जब मिडिल पैराग्राफ में हमें हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करें तो कंक्लूड कैसे करेंगे। कुछ नहीं, कंक्लूजन में आप लिख सकते हो ओवरऑल इट कैन बी सीन, या as a conclusion can be drawn from the following chart bar graph that there is a high rise in internet usage from the year 2016 to 2017 but then there was a decline seen when we moved from 27 to 2018। समझ रहे हो, यानी कि आपको एक बार ग्राफ दे दिया और वहां आपको 2016 से 2017 के कितने सारे डेटा दे दिए बट वो दिख रहा है कि वो बढ़ रहा था, फिर आपको दिख रहा है 2017 से 18 में जा रहे हो तो डेटा कम हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक बोल सकते हो, एक कंक्लूजन दे देते हो बस कि भाई इस ईयर से इस ईयर तक एक स्लाइट इंक्रीज था, फिर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, फिर एक बिल्कुल ही बहुत ज्यादा राइज देखने को मिला है। इस तरीके से आप इसे कंक्लूड कर सकते हो। क्लियर, दिस लास्ट पैराग्राफ बी कंक्लूडिंग इन नेचर एंड एक्ट एज द क्लोजिंग स्टेटमेंट। यानी आपका एनालिटिकल पैराग्राफ यहाँ खत्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस पैराग्राफ को ऐसे लिख रहे हो कि जिससे ऐसा लग रहा हो कि आपको आगे भी कुछ बिगिन करना। जैसे आप जब इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिखोगे तो समझ जाएगा सामने वाले को कि आपने सिर्फ बताया कि जो भी आपका स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, राइट। फिर अकॉर्डिंगली आपको पढ़ के समझ जाता है कि भाई ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मुझे मिलने वाली है, राइट। यानी कि आपको फर्स्ट पैराग्राफ एक क्लोजिंग स्टेटमेंट नहीं देता, बट जब आप फाइनल पैराग्राफ लिखते हो, किसी भी ऐसे का कंक्लूजन पढ़ते हो, हिंदी में सारांश पढ़ते हो किसी ऐसे का, तो फिर आपको पढ़ के समझ आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर मेरा ऐसे पैराग्राफ जो है वो एंड होता है। क्लियर, तो इनकम्प्लीट सा साउंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक क्लोजिंग स्टेटमेंट जैसा होना चाहिए आपका एंड पैराग्राफ। क्लियर, नो पर्सनल ओपिनियंस, वेरी इंपॉर्टेंट, नो पर्सनल ओपिनियंस, कंक्लूजन्स और ऑब्जर्वेशंस शुड भी मेंशन। अगर आपको लगता है भाई इस पैराग्राफ में ये एक बात है जो मुझे समझ आई है, मैं बहुत ही बढ़िया एनालिसिस करता हूं और मैं पॉइंट लिखूंगा तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद का पर्सनल व्यू, खुद का पर्सनल ओपिनियन, खुद का पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन, कुछ भी मेंशन नहीं करना जो पर्सनल हो। यानी खुद का ऑब्जर्वेशन है जो आपको लगता है कि भाई मैंने बिटवीन द लाइंस पढ़ लिया है और मैं इस डेटा को इस तरीके से मेंशन करना चाहता हूँ, एग्जामिनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्लियर, तो आपको जो गिवन है डेटा, जो साफ साफ सामने दिख रहा है, जो सबको दिख रहा होगा, वही चीज आपको लिखनी है। आपको अपनी मर्जी से मेंशन नहीं करना कि जैसे हम 2016 से 17 में अगर देख रहे हैं राइज हो रहा है डेटा, तो हमारा ये मतलब नहीं कि हम बोले कि अरे भाई मुझे बड़ी खुशी हुई है, डेटा इंक्रीज हो रहा है, या फिर इंटरनेट यूसेज बढ़ गया है तो ठीक है, टेक्नोलॉजी अच्छी बात है, बट लोगों को डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। इस तरीके के वर्ड्स नहीं लिखने, आपको ऐसे नहीं लिखना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिखना, डिबेट नहीं है, ये एक एनालिटिकल पैराग्राफ है जिसमें जो गिवन है वो आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। क्लियर, द की जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, मेजर थिंग है जो दिमाग में रखनी चाहिए, वो क्या है, द की इज टू चूज वाइजली, दिमाग से समझदारी से चूज करना है, द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज इट वेल, स्टेट करेक्ट फैक्ट्स एंड समराइज इट प्रॉपरली। तो कह सकते हो पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ की है ये, एक सिर्फ कंक्लूजन वाले पैराग्राफ की नहीं बोल सकते इसे,
पूरे एनालिटिकल पैराग्राफ में अगर आप चाहते हो कि आपका एनालिटिकल पैराग्राफ एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एक ब्यूटीफुल राइटिंग पार्ट दिख के आए, तो आपको लगना चाहिए कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे समझदारी से इंफॉर्मेशन चूज करनी है कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन गिवन है, मुझे ये मेंशन करना ही है। आपको ऑर्गेनाइज करना है, ऐसा नहीं कभी 2017 की बात करो फिर 2019 पे पहुंच गया, फिर 18 का लिख दिया, फिर 17, यानी जो मुझे समझ आ रहा है मैं पहले वो लिख देता हूँ, ऐसा नहीं करना। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। अगर आपका बार ग्राफ जो है वो प्रॉपरली जनवरी, फरवरी, मार्च लाइन से जब बता रहा है तो आपको भी वही करना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अपना पैराग्राफ लिखना है। स्टेट करेक्ट फैक्ट्स, हर एक फैक्ट बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है एग्जामिनर के पास टाइम थोड़ा ना होगा कि वो देखेगा हाँ 29 है तो 29 लिखा है कि नहीं, 30 है तो 30 बिल्कुल देखेगा, क्योंकि उनको क्या होता है, उनके पास एक आंसर शीट होती है ऑलरेडी का, उनके पास एक प्री प्रिपेयर्ड आउटलाइन होती है कि हाँ भाई इस एनालिटिकल पैराग्राफ में मुझे ये पॉइंट्स देखने को मिलने चाहिए। क्लियर? तो उन्हें पता होता है कि भाई यहाँ पर फैक्ट्स क्या क्या हैं, तो आपको वो करेक्ट फैक्ट्स मेंशन करना है एंड समराइज इट प्रॉपरली। और फाइनली जब इतनी मेहनत करके 2 पैराग्राफ्स लिख चुके हो और लास्ट पैराग्राफ ही ब्यूटीफुली समराइज नहीं करोगे तो पूरा पीस ऑफ राइटिंग क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, राइट? तो आपको समराइज भी बहुत प्रॉपरली करना है कि हाँ भाई ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस पैराग्राफ में है। तो अगर किसी, मतलब मैं जनरली बात करूं, एग्जामिनर की बात नहीं कर रही हूं, अगर जनरली किसी को अगर ये पैराग्राफ पढ़ने का टाइम नहीं है और वो मेरा पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कि किसके बारे में बातचीत हो रही है और मेरा लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेता है कि भाई कंक्लूजन क्या है, तो भी मेरा काम जो है हो जाएगा, सामने वाला समझ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं मिडिल पैराग्राफ में कुछ भी लिख के आना है, मैं जनरलाइज्ड बोल रही हूँ। अगर आपके पास एक टॉपिक का नाम होता है और आप उसकी समरी पढ़ लेते हो तो आपके लिए क्या हो जाता है, मोर देन इनफ, राइट? पर जब टाइम होता है तो पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो। तो इसी तरीके से एनालिटिकल पैराग्राफ में भी फर्स्ट पैराग्राफ प्रॉपर इंट्रोडक्शन, लास्ट पैराग्राफ प्रॉपर समराइजेशन होना चाहिए। क्लियर? ओके। So with this we come to an end with the introduction of analytical paragraph, यानी समझ आ गया है भाई एनालिटिकल मतलब क्या है, पैराग्राफ का मतलब क्या है, किस तरीके से क्या पॉइंट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं जिससे एक प्रॉपर एनालिटिकल पैराग्राफ लिख सकते हो। ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ी आउटलाइन समझ आ गई कि आएंगे कैसे क्वेश्चंस, किसी ना किसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में या फिर कुछ लाइंस दे दी जाएंगी, उन्हें आपको इलैबोरेट करना है अपना दिमाग यूज करके, अपना एनालाइजेशन देखकर, राइट? तो अब हमें क्या करना है भाई, हमें हर एक स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं बात कर रही हूँ बार ग्राफ की तो बार ग्राफ पे क्वेश्चन, फिर पाई चार्ट पे क्वेश्चन, तो ऐसे हमें सेपरेटली हर एक क्वेश्चन के साथ डील करना है कि भाई हम किस तरीके से इनका डेटा रीड करते हैं और इन पे आंसर्स लिखते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद द नेक्स्ट, या फिर बोल सकते हो फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसपे हम एनालिटिकल पैराग्राफ लिखना सीखेंगे वेरी वेरी सून। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।